So, good afternoon, students. Afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के रिजल्ट्स ठीक से आने चाहिए और इनका आपस का रिलेशन भी आना चाहिए। जैसे आप देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिजल्ट्स बहुत लिमिटेड हैं, खासतौर से जो बोर्ड एग्जाम्स में यूज करेंगे दे आर मोर लिमिटेड। तो एक तो पोटेंशियल बी के लिए आपको एक क्यू चार्ज आर रेडियस और ये hollow sphere है। तो सेंटर C, point A, point B is on the surface, point C, points A, B और ये D। तो पोटेंशियल सबसे पहले आप सरफेस का लिखोगे। सरफेस का पोटेंशियल विल बी Q by R, and at every point inside the surface same will be the potential is on the surface. So BC equals to BA equals to Q by R, and outside the surface this charge will produce potential Vd equals to Q by X, where X is the distance from the center। और अगर इसी केस में ये रिजल्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए होते तो EC equals to EA equals 0, EB equals to KQ by R square and ED equals to KQ by X square। ये हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट्स होते हैं, ठीक। Then you'll see now you'll see अब सेम रिजल्ट्स होंगे किसमें, अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे रिजल्ट सेम, जो रिजल्ट्स यहाँ पे थे वही रिजल्ट्स कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में होंगे और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिजल्ट्स हैं वो भी सेम होंगे। दैट मीन्स कि आपको याद क्या हुआ, हॉलो स्फीयर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिजल्ट्स याद किए, और जो हॉलो स्फीयर में है सेम रिजल्ट्स विल बी फॉर द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसके बाद क्या बचा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज Q रेडियस R, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सेंटर C, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट D, these are points A, B, D। This is clear? So now say is solid non conducting। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए EB मैं सरफेस पे लिख रहा हूं KQ by R स्क्वायर। यूजुअली मेरे लिखने का पैटर्न और आपको याद करने का पैटर्न ये होना चाहिए कि जो रिजल्ट सेम है सबसे पहले आप उन्हें ही लिख दो जो सब में सेम है रिजल्ट्स। सिमिलरली ED जो बाहर वाला पॉइंट है KQ by X स्क्वायर, KQ by what X स्क्वायर। मैंने अच्छा पिछले वाले में स्क्वायर किया था ना, हाँ ठीक है, ऑलराइट। नाउ से जो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EC that will be 0 and EA will be equal to KQX by RQ।
x सेंटर से डिस्टेंस है a पॉइंट की, when x is what less than r, so that will be kq x by r cube, that will be the electric field. आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यहाँ पे क्या करोगे, VD से जो वहां पे था KQ by x, VB से जो वहां था KQ by r, और जो सेंटर का पोटेंशियल होगा VC, ये सरफेस का 3/2 टाइम्स ऑफ KQ भी। और जैसे आप बोलो कि पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना, तो बोलो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में डी पॉइंट ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल जो है वो नहीं आएगा। हम इस पोटेंशियल को इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो मैं अभी अब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन बताऊंगा, देन आई विल टेल यू कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए। ठीक है, ये हुआ आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसमें कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज नॉट ओनली ऑन द सरफेस, राइट। तो ये आपको स्फीयर्स के रिजल्ट्स हैं। अब आप देखोगे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म E, there are 2 points P and Q. Separation between P and Q is D. Separation between P and Q is what? D. So when you go in the direction of electric field, potential falls. तो B का पोटेंशियल Q का लो होगा और P का हाई होगा। So BP minus VQ, BP minus VQ will be equal to P into D. ये जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तब हो। The electric field is what? Uniform. बच्चे, am I audible properly? Yes, sir. जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E into D होगा, और D डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। अगर एक पॉइंट R है और P और R के बीच का भी डिस्टेंस D है, but this displacement is not along the direction of the electric field, this makes an angle theta, then VP minus VR will be equal to E into D into cos of theta. Means you will take that component of displacement which is in the direction of electric field, और ये लॉजिक से डिसाइड कर लोगे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करोगे तो पोटेंशियल फॉल होगा, दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल हाई हो। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट D के अराउंड लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस ओर आता, और अगर आप एक पॉइंट लेते M जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, तो VP minus VM will be 0. दैट मींस कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे there will be no potential difference. तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ये तब है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। तो दैट मींस व्हाट, इससे फॉर्मूले से आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग रहा है। सो इफ यू वांट टू नो द पोटेंशियल ऑफ ए वन पॉइंट, एक पॉइंट का पोटेंशियल पता करना, तो आपको एटलीस्ट एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, तभी आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता करके फिर आप उसका पोटेंशियल निकाल। ठीक है, जैसे आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2I कैप, potential of 0 0 is equal to 4 volts. So what is the potential of 2 3? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? Potential of V23 will be what? आप देखो, this electric field is uniform, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड x का, y का, z का फंक्शन नहीं है, it's constant. Direction is along the positive x direction. कितनी है? 2. तो आप x डायरेक्शन में आपको कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2. 0 था और यहाँ पे 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 into 2, that is what? 4. पोटेंशियल डिफरेंस होगी what? 2 into 2, 4. 4 का क्या होगा? फॉल होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जा रहे हो। तो आपका आ गया इससे V20 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 था, 4 का ही फॉल हुआ, 4 minus 4, that is what? 0. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग नहीं है, there is no component of electric field in the y direction, so V23 will be same as this, that is what? 0 volts. लेकिन अगर ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं,
equals to ui cap plus ui cap minus 3j cap. V00 is 4 volts. Now V 5 2 equals to 1. So you proceed in this way. Electric field का x component is 2 और x direction में displacement is what 5. So potential difference will be 5 into 2 10. 10 का fall क्योंकि आप electric field और जा रहे. So potential of V50 will become equal to 4 पहले से potential था 10 का fall हुआ. So that becomes minus of 6 volts. Is what minus of 6 volts. अब इसके बाद आप y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है 2 और y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिसिटी कितनी 6 तो 2 into 6 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एंड बिकॉज यू आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x में है और आप नेगेटिव y में है और आप पॉजिटिव y में मूव कर रहे हो तो 6 वोल्ट्स का क्या होगा गेन हो 3 into 2 6 वोल्ट्स का गेन तो V52 is equal to minus 6 plus 6 that is what 0. तो ये काफी आसान सी चीज है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कैसे एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू है हाउ कैन यू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अनदर पॉइंट और हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. Students, hope this got clear. Yes, sir. Now see, अब आप ये देखोगे if electric field is non-uniform, like E is a function of x. For example, E equals to minus of 2x I cap. Minus of 2x I cap. Now they are asking you, जैसे बोलोगे potential of 0 0 is 5 volts. So what will be the potential of 2 3? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा आप देखोगे फॉर्मूला आपका माइनस ऑफ ई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन लिमिट्स में आप इस तरीके से लोगे जैसे आपकी लोअर लिमिट x की 2 है 0 है अपर लिमिट 2 है x की 2 इक्वल्स टू माइनस साइन फॉर्मूले का पार्ट है और ये रहेगा आपका V20 माइनस V00. आपने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कंसीडर नहीं किया है. Now listen this carefully. Not only in the board exams, even in the JEE mains also, वो लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे आप सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड x और y दोनों का फंक्शन दे दें, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड x और y दोनों का फंक्शन देंगे. उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन दिया है, आपने माइनस ऑफ ई इंटू डी एक्स किया. इलेक्ट्रिक फील्ड y का फंक्शन होता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन यहाँ पे x डायरेक्शन में डालने से और x कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करता है. मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे y आ रहा है. ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और जेईई मेन में ऐसा नहीं है राइट. तो यहाँ पे आई कैप है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन होगा. जे कैप होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड y का फंक्शन होता. के कैप होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो लोग z का फंक्शन देते. यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो माइनस ई dx अगर x का फंक्शन है y का होता माइनस ई डी वाई z का होता माइनस ई डी जेड. फिर आप लिमिट्स z की डालते लिमिट्स y की डालते अगर y का फंक्शन होता. और ये ध्यान रखना है कि आपको अपर लिमिट 2 है x की तो यहाँ पे 2 0 लोअर लिमिट 0 तो माइनस 0 और माइनस साइन है. नाउ यू सी दिस बिकम्स v20 minus v00 is what 5 volts equals to minus of 2x minus of 2x will be what 2x. So 2x dx 0 to 2 so that will become x square by 2. तो 2 से 2 कैंसिल होगा x square means 4 आ जाएगा. So v20 minus 5 is equal to 4. So v20 is equal to 5 plus 4 that is what 9 volts. कितना रहेगा बच्चों 9 volts.
अब क्योंकि y डायरेक्शन में देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो y डायरेक्शन जाने से देयर विल बी नो चेंज ऑफ पोटेंशियल, सो V23 will be equal to 9. Is this clear? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, x y या z का फंक्शन होगा, हाउ विल यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड? आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ से जो मैंने अभी आपसे बोला था कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज इज q, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस इज r, सेंटर से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, x इज लेस देन r। तो देखो आप अभी भी यहां पे जब इंटीग्रेशन से निकाल रहे हो तो फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, बच्चे आप निकाल क्या रहे हो, दो पॉइंट्स के बीच का आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, है ना। तो आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए ऐसा इंटीग्रेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस इंटीग्रेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें कंटिन्यूअस हो, मतलब सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल हो, और वन ऑफ द पॉइंट एक लिमिट होगी जिसका पोटेंशियल आपको पता हो, जैसे सी पूरे सरफेस का पता है और सरफेस से सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम फॉर्मूला है, तो मैं अप्लाई क्या करता हूं, माइनस ई हो गया के क्यू एक्स बाई आर क्यू, है ना। अंदर एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, माइनस के क्यू एक्स बाई आर क्यू माइनस ई डी एक्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम मैं यहाँ पे अपर लिमिट जहां का मुझे निकालना x का, लोअर लिमिट r, दिस इज vx minus vr, this is what vx minus vr, is that clear? आप समझ गए, this is what vx minus vr। तो vr की वैल्यू यू नो इट इज व्हाट kq by r, आप डाल दोगे, इसे इंटीग्रेट करके फिर आप निकालोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx, इससे vx की वैल्यू आ जाएगी, इज दैट क्लियर? मींस व्हाट, जैसे आप बोलोगे माइनस ई डी एक्स में लिमिट्स हम क्या ले सकते हैं, कैन वी टेक फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स, नॉट परमिटेड, क्योंकि जब x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला नहीं है, और आप लिमिट्स में, मैक्सिमम लिमिट्स में इंटरवल क्या ले सकते हो जहां पे सेम फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एप्लीकेबल, इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से आप यहाँ पे पोटेंशियल, आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे, राइट। नाउ से अब आप देखोगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन पता लग गया, तो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे चार्ज रेडियस r1, चार्ज q1, रेडियस r2, चार्ज q, ठीक है। अब आपसे पूछ से किसी भी पॉइंट का, पॉइंट C P Q R S T, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी आनी चाहिए। जैसे आप देखोगे C पॉइंट सबके अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ATC इज 0, P पॉइंट भी दोनों के अंदर है, EP इक्वल्स टू 0, Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी केवल चार्ज Q1 की, K Q1 बाई R1 स्क्वायर, और R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी केवल Q1 की, क्योंकि Q2 वाले के अंदर है ये, सो K Q1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसलिए क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस वेरिएबल मैं ले रहा हूं x, ES पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q1 के लिए बाहर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो बाहर वाला K Q1 बाई एक्स स्क्वायर, बट x की वैल्यू क्या होगी R2 स्क्वायर, और Q2 की वजह से K Q2 बाई R2 स्क्वायर। P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों में बाहर का फॉर्मूला K Q1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस K Q2 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप देखोगे सबसे पहले मैं लिखता हूं पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट T में दोनों के लिए बाहर का फॉर्मूला लगेगा, दोनों के बाहर है K Q1 बाई एक्स प्लस K Q2 बाई एक्स। अच्छे से डाउट नहीं करोगे यहाँ पे कि मैं अंदर वाले में भी R की डिस्टेंस भी x ले रहा हूँ और T की भी डिस्टेंस x ले रहा हूँ, जो भी वेरिएबल है किसी के सरफेस पे भी नहीं है उसे मैं x ले रहा हूँ,
VT. Now see VS. तो K Q1 by R2 plus K Q2 by R2. क्यों? क्योंकि Q2 वाले चार्ज के सरफेस पे K Q2 by R2 और Q1 वाले के बाहर है, इसलिए फॉर्मूला लिया K Q1 by X, बट X की वैल्यू क्या है? R2 है. Then see VS. इसके बाद फिर yes, if someone want to ask something, बच्चों कुछ पूछना है? नो. नाउ से वी आर में Q1 वाले के बाहर है तो आएगा K Q1 by X प्लस, और S वाले के अंदर तो K Q2 by R2. K Q2 by what? R2. मतलब इस वाले चार्ज के ड्यू जो इसके सरफेस का है, same will be the potential at the point R also. So K Q2 by R. Then see VQ is equal to K Q1 by R, K Q1 by R 1 because of what? Q1, and plus K Q2 by R2 because of what? Q2. क्योंकि ये वाला पॉइंट भी R2 के अंदर है, तो जो इसके सरफेस पे होगा इसके ड्यू टू वही अंदर के एक पॉइंट पे. Then see K VP is equal to ये पॉइंट दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर वाला K Q1 by R1 प्लस K Q2 by R. और पोटेंशियल जो C का होगा इट विल बी सेम, जो P का है सेम विल बी द पोटेंशियल ऑफ द C, सो BC इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो बच्चों ये डायरेक्टली 1 मार्क पे 2 मार्क से बोर्ड एग्जाम में वो लोग आपसे इसके रिजल्ट्स पूछ सकते हैं, और जैसे हम ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी दे सकते हैं. तो रिजल्ट के साथ में कुछ और एप्लीकेशन होगा जो भी आपके बोर्ड के लेवल पे है. सी की पोटेंशियल में जब वो लोग यूज करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट्स को मैंने देखा यूज करते हैं. एक तो ये है, जैसे आपके पास एक चार्ज बॉडी है Q1 रेडियस R1, एक अनचार्ज स्फीयर है रेडियस R2, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से. तो मतलब जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस हैं पर बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं. मतलब मे बी ये दोनों पे भी चार्ज होता या एक पे चार्ज है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन टू द अदर टिल पोटेंशियल्स बिकम्स इक्वल. तो इससे मान लो इस पे Q चार्ज फ्लो करा तो इसके पास चार्ज बच गया Q1 माइनस Q, तो बाद में इसका पोटेंशियल हो गया K Q1 माइनस Q अपॉन R1, इसका पोटेंशियल होगा K Q बाई R2. Q इज अननोन, तो आप इसे Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो इसका चार्ज भी रहेगा और इसका भी चार्ज Q1 माइनस Q पता लग जाएगा. तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन टू द अदर, जैसे मान इस पे Q1 और इस पे Q2 होता, तो भी आप क्या करते, एक से दूसरे में चार्ज Q फ्लो होते हुए मान लेते, तो यहाँ पे चार्ज Q2 प्लस Q हो जाता है, यहाँ पे Q1 माइनस Q. बाद में दोनों का पोटेंशियल क्या करो सेम. दूसरा कॉन्सेप्ट बोर्ड्स में मैंने देखा वो लोग यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, वो लोग यूज करते हैं कि अगर आप किसी बॉडी की अर्थिंग कर दोगे, तो अर्थिंग का मतलब ये नहीं कि उसका चार्ज जीरो हो जाएगा. अर्थिंग मीन्स उसका पोटेंशियल जीरो है. जिस बॉडी की अर्थिंग करेंगे उसका क्या होगा? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. जैसे मतलब आपसे बोला गया एक हॉलो स्फीयर है रेडियस R, देयर इज नो चार्ज ऑन इट, और इसकी अर्थिंग कर दी. इसके सेंटर से R से दूर एक चार्ज Q है, तो जब इसकी अर्थिंग कर दी गई तो बोला गया इवेंचुअली व्हाट चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन इट. हमने इसे कोई चार्ज दिया नहीं था. व्हाट चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन इट, इस पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा. तो बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान दोगे, जैसे इसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से स्मॉल r, तो ये वाला चार्ज इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कराएगा दैट विल बी KQ by R. KQ by R जितनी सेंटर से डिस्टेंस है वो वाली डिस्टेंस. Because of this charge, the potential of the surface of this sphere will be KQ by small r. अब इसके ऊपर का चार्ज अर्थिंग के ड्यू टू Q डैश डेवलप हुआ, तो उस चार्ज के ड्यू टू इसका पोटेंशियल KQ डैश by R, दोनों का सम should be zero because it has been earthed, है ना. हमने इसकी अर्थिंग की है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा
0. सो बच्चे इससे आ जाएगा आपका कि q dash is equal to minus q by r into r. This will be the q dash जो चार्ज इवेंचुअली इस पे लगा, राइट. सो दिस वाज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपसे जो एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, इन व्हाट वे दे कैन आंसर. नाउ सी, अब आप डाइपोल में देखोगे, डाइपोल के डेरिवेशंस एक चीज होगी, दूसरी चीज हुई आपकी कि डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन में अगर आपका एक चार्ज प्लस q1 एक चार्ज माइनस q2 है, डाइपोल तभी बनेगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो डाइपोल नहीं बनता. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डाइपोल तभी बनेगा. तो इस केस में इसका डाइपोल मोमेंट p, यू नो दैट p का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, और जो है यूनिट इसका कूलम मीटर होगा, ऐसा यूनिट. अब q1 और q2 अलग अलग है, तो आपको करना क्या होगा, प्लस q1 मैग्नीट्यूड प्लस माइनस q2 मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इनटू इनके बीच का सेपरेशन, मानो मैंने माना 12 है, इनटू 12, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ p, राइट. और अगर आपके पेयर्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोला गया, दिस इज प्लस 2q माइनस q माइनस q. वो लोग यूजुअली बोर्ड एग्जाम से जब देंगे तो ऐसे इजी करके रखेंगे कि आपके दो आइडियल डाइपोल बन गए. ठीक है, जैसे यहाँ पे दो आइडियल डाइपोल होंगे, प्लस q माइनस q, एक डाइपोल ये बन गया. एक चार्ज को एक बार यूज करना है और किसी भी चार्ज को अनयूज्ड छोड़ना भी नहीं है, तो आपने प्लस 2 क्यों लिखा, प्लस q, तो एक डाइपोल माइनस से प्लस q से इस ओर बन गया p, ये माइनस q प्लस q साइड a है, इस ओर भी बन गया p, क्योंकि दोनों के चार्जेस भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है, तो p और p 60 डिग्री. तो रिजल्टेंट p डैश आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट p डैश विल बी इक्वल टू p रूट 3 है. कितना आ जाएगा, p रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p cos 60, दैट विल बी p रूट 3, और p की वैल्यू है q इनटू a, वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन q इनटू a इनटू रूट 3, और डायरेक्शन आ जाएगा रिजल्टेंट ऊपर. यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे इजी क्वेश्चंस ही होंगे जिसमें कि डाइपोल मतलब जो बन रहे होंगे आइडियल डाइपोल ही बने. जैसे कॉम्बिनेशन में ऐसा भी हो सकता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, आपको क्या करना पड़ता, प्लस क्यू को प्लस क्यू बाई टू दो में डिवाइड करना पड़ता. एक डाइपोल ये बनता माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू का, एक माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू का, फिर दोनों के डाइपोल में निकाल के उसका रिजल्टेंट आप निकालते, तब एक नॉन आइडियल डाइपोल बनता, राइट. और डाइपोल में निकालते. Now see dipole due to electric field, electric potential and all the derivations है, torque का derivation apart from that. आप मुझे एक चीज बताओगे कि अगर एक डाइपोल P है और उससे r से दूर एक चार्ज Q है, तो चार्ज Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स R की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स R की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, बच्चों बोलो कोई, फोर्स R की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा. -3. यस गुड, 1/r³ के प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ होगी, तो फोर्स विल बी व्हाट, q into e, so that will be, it will be proportional to 1/r³. ठीक है. अगर आपसे बोला जाता एक डाइपोल P1 दूसरा डाइपोल P2, P1 और P2 के बीच का जो फोर्स होगा वो r की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, -2. -2. एनीवन एल्स, Sorry, -4. यस -4. why -4, सर जो पोटेंशियल जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू वन डाइपोल वो होगी k इंटू 2p1/r³, फिर उससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और उसके बाद उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे. तुम कौन बोल रहे हो, यजत. इट्स गुड, वेरी गुड. सो ये यहाँ पे फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r³, मतलब इनका कहना था, तो बोर्ड एग्जाम में तो वो लोग पूरा नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछ सकते हैं कि आर की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, बट तरीका ये कि आप P1 की ड्यू टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालोगे, P2 इज केप्ट इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो उसकी एनर्जी होगी -P2 .E, फिर आप उसे d/dr करोगे तो क्योंकि ऑनली 1/r³ था, उसका डेरिवेटिव में 1/r⁴ आएगा। ठीक है, इट इज दिस। और बोर्ड एग्जाम में वो लोग कभी भी कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के बारे में पूछेंगे नहीं। हाँ, इसमें अब कूलम्ब्स लॉ वाले इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके दो और टाइप के क्वेश्चन से लोग पूछ सकते हैं। एक है रिलेटेड टू व्हाट, इक्विलिब्रियम। दो कि जैसे मालूम बोला है कि इट्स वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन कि +q मास m लेंथ l इलेक्ट्रिक फील्ड E, इक्विलिब्रियम में कितना एंगल बनाएगा, इक्विलिब्रियम में कितना एंगल थीटा होगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, और एक क्वेश्चन ये कि काफी फेमस क्वेश्चन है कि दो m मास के बॉब्स हैं, सस्पेंडेड है एक स्ट्रिंग से, इनके बीच का कुछ एंगल है से थीटा, चार्जेस आर q1 एंड q1। बोले ये पूरा सिस्टम एक ऐसे लिक्विड में डिप किया गया जिसकी डेंसिटी इन बॉक्स के मटेरियल की डेंसिटी की ρ/2 है। जो बॉक्स की मटेरियल की डेंसिटी उसका ρ/2 है। ऐसे लिक्विड में डिप किया गया, वापस से देखा गया एंगल बिटवीन देम रिमेन सेम, थीटा ही रहेगा। तो व्हाट इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। मे बी कोई बच्चों को क्वेश्चन इतना पॉपुलर है कि याद हो इसका आंसर। व्हाट इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। 2. 2, yes, that is right. Who is this, Shravya? Yes, sir. हाँ, इसका आंसर 2 है। बट मैंने दोनों के फिगर्स इसलिए भी एक साथ बनाए, जैसा अभी प्रेजेंटली बोर्ड्स का नेचर है उसमें ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चंस उसके बियॉन्ड है, बट ये दोनों क्वेश्चंस जनरली नहीं आए। मैंने देखा कि वो लोग ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं कि जो बोर्ड्स में पेपर्स हो रहे हैं, तो अगर कहीं पे 11th वाले पार्ट की कुछ जरूरत है तो दे ट्राई की 11th वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे यहाँ पे इट्स वेरी इजी, अदरवाइज mg नीचे और qe is over, t is over, this theta, so this t cos theta, t sin theta, and you see t sin theta will be equal to qe in equilibrium, and t cos theta will be equal to mg. So tan theta will be equal to what, qe/m। और बच्चों जब आप यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को करते इससे थीटा आ जाता, जिस केस में आप करते हैं यहाँ पे पहले टेंशन दोनों में T1 और T1 था, तो ये मान लो अल्फा है तो T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा। तो पहले इक्वेशन क्या बनता, T1 sin अल्फा इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स पहले मान लो F था, तो T1 cos अल्फा विल बी इक्वल टू mg। इससे आपका रहता tan अल्फा इज इक्वल टू F/m। वहां पे भी एंगल तो अल्फा ही रह गया, वहां भी जो एंगल है अल्फा है, वहां पे टेंशन T2 तो T2 cos अल्फा विल बी इक्वल टू या रहता mg/2। आप समझिए क्यों mg/2, नीचे क्यों वेट mg है, पॉइंट फोर्स जो होगा क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी हाफ है तो पॉइंट फोर्स का अमाउंट हाफ ऑफ द वेट ऑफ द बॉब होगा। तो नेट फोर्स mg minus mg/2 बचेगा, दैट इज T2 cos अल्फा। T2 sin अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, F/k। अगर डायरेक्टिव कांस्टेंट k है, सेपरेशन सेम रह गया, चार्जेस भी सेम है, तो वो केवल 1/k टाइम्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो यहां से आप कट करते और यहाँ आता tan अल्फा इज इक्वल टू F/k 2 और यहाँ m। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो k इक्वल टू कितना आता 2। बट देखो ऐसे क्वेश्चंस ये नहीं कह सकते ये बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस के बियॉन्ड है या बोर्ड एग्जाम्स के डोमेन के बियॉन्ड है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी आई हैव सीन इन द पास्ट, जैसे पास्ट ईयर में भी देखा और अभी बहुत से मैंने सैंपल पेपर्स वगैरह भी देखे, तो इवन मतलब जो बोर्ड्स ने भी रिलीज किए तो उनमें
11th के पार्ट का यूज कम था। हाँ, ये कहना कि 11th के पार्ट को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, उसके बिना 12th का पार्ट चल नहीं सकता। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मालूम बोला जाए, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज में सर्कल की रेडियस निकालना या कुछ भी करना, तो 11th का पार्ट तो यूज कहीं ना कहीं पे आता ही है। ठीक है, 9 से दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में है जब चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो, जैसे बोला गया +Q1 +Q2 और यहाँ पे ये सेपरेशन A, यहाँ पे x डिसल्यूट कोई चार्ज -Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -Q, सो दैट कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों देखो ये करना होगा, वो लोग चार्जेस ऐसे ही देंगे कि आपने एक का इक्विलिब्रियम चेक किया, जैसे एक तो हुआ इस पोर का अट्रैक्टिव फोर्स इस पोर के अट्रैक्टिव फोर्स की इक्वल हो, बिकॉज मैं कोई सिस्टमैटिक फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहा हूं, आई एम टेलिंग यू ओनली द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। इस पोर का अट्रैक्टिव फोर्स, तो अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, या तो उन्हें स्कूल में इस तरीके से सिखाते हैं या मे भी ऐसा किसी बुक में हो, जब आप अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बोले तो फिर आप चार्ज का साइन नहीं लोगे। आपने ऑलरेडी माना कि ये चार्ज निगेटिव है, तो आपने इस ओर का अट्रैक्टिव फोर्स जिसमें कि साइन नहीं आएगा, k q1q अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू k q2q अपॉन a माइनस x स्क्वायर। इससे q की वैल्यू निकाली सो दैट ये इक्विलिब्रियम में हो, अगर ये फिक्स है, राइट। तो q का वैल्यू क्यों निकाला और साइन अपने आप से डाल दिया कि नेगेटिव साइन, क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम में आ गई, राइट। पॉजिटिव अगर ये होता तो पॉजिटिव में भी यही ऐसे ही होता, इसका रिपल्सिव फोर्स इसके रिपल्सिव फोर्स की इक्वल, दैट मींस कि ये दोनों फिक्स्ड हैं, तो बीच में एक चार्ज ऐसा हो सकता है नेगेटिव ही हो या पॉजिटिव हो, वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगर मान लीजिए इस चार्ज के भी इक्विलिब्रियम की बात की गई और ये फिक्स नहीं होता, तो इसका जितना अट्रैक्टिव फोर्स होता इसका उतना ही रिपल्सिव फोर्स होता। फिर जब आप अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्सेस को बैलेंस कराओगे, तो बच्चों चार्ज का साइन नहीं डालना, आपको उसका डायरेक्शन देखना है, और साइन आपने लॉजिक ऑलरेडी लिया होगा कि बैलेंसिंग के लिए व्हाट साइन इज नेसेसरी, उस साइन के साथ आप आंसर करो। इज दिस क्लियर बच्चों? बच्चों Yes. ठीक है, अब आप देखोगे कि इसके बाद नाउ आफ्टर दिस यू सीइंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर में देखो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस, एंड यू मस्ट हैव सीन कि बोर्ड्स में सारे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस कभी भी किसी भी सैंपल पेपर में आपके स्कूल एग्जाम या पास्ट ईयर्स में बहुत इजी आए हैं। इवन जब आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता, सो ऑल दोस क्वेश्चंस आर आल्सो क्वाइट इजी। इसके बाद एक चीज ये ध्यान रखोगे कि जैसे कि आपके पास एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और आपने इसमें एक डायरेक्ट्रिक रखा के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डायरेक्ट्रिक के अंदर डायरेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा और इस ओर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो एक पोलराइज्ड चार्जेस के ड्यू टू एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी ई डैश, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डबल डैश विल बी ई माइनस ई डैश। ई डबल डैश जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको याद होगी ई बाई के इक्वल टू ई माइनस ई डैश। दैट मींस की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द polarized charges will be equal to E minus E by K, so that will be E1 minus 1 by K. Sometimes they also ask you calculate the magnitude of polarized charges. तो magnitude of polarized charges के लिए आपने क्या करना होगा कि जो होगा magnitude of polarized charges आप कैलकुलेट तब कर सकते हो जैसे बोला रहा है कि ये सब कुछ कैप्चर के अंदर था प्लस Q माइनस Q, राइट, और इसके अंदर, तो यू विल सी सो ई डैश है जो पोलराइज्ड चार्ज से ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड q डैश अपॉन a एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू e विल बी q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट into 1 minus 1 by k। तो इससे आपका q डैश की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट q,
ठीक, इन टर्म्स ऑफ क्यू इसकी वैल्यू आएगी। नाउ सी अब आप ये देखोगे, ये क्लियर हो गया ना? दिस इज क्लियर नाउ। सर एक बार लास्ट पार्ट दोबारा दिखा दीजिए। देखो, अगर ये कैप्चर के अंदर होता और कैप्चर पे चार्ज होता क्यू डैश, कैप्चर पे चार्ज क्यू होता, तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से आता, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड चार्जेस होता क्यू डैश। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड चार्जेस है, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी क्यू डैश। ये क्लियर हो गया? ये जब यस सर। नौ से अब आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बोला गया C1 कैप्सर को V1 वोल्ट से चार्ज किया और एक अनचार्ज कैप्सर C2 से कनेक्ट कर, अनचार्ज। बाद में किस कैप्सर के पास कितना चार्ज होगा, किसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इस कनेक्शन से कितनी हीट एनर्जी जनरेट, राइट। एक ऐसा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जैसे C1 को V1 से चार्ज किया, C2 को V2 से चार्ज किया, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट कर दी, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट कर दी, या फिर C1 को V1 से चार्ज किया, C2 को V2 से चार्ज किया पोटेंशियल डिफरेंस से, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव के साथ, इसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर। तीनों में सेम क्वेश्चंस बन गए, बाद में किसके पास कितना चार्ज होगा, किसके क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और कितनी एनर्जी का लॉस होगा इस कनेक्शन से। सो बच्चों देखोगे, इस केस में जो कॉमन पोटेंशियल है कंबाइन होने के बाद दोनों पैरेलल में होंगे हर एक केस में। तो जो कॉमन पोटेंशियल है VC विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज Q C1 V1 अपॉन C1 plus C2 टोटल कैपेसिटी, बिकॉज दे आर ऑल इन पेयर। यहाँ पे दोनों के क्रॉस कॉमन पोटेंशियल है VC, दैट विल बी C1 V1 प्लस C2 V2, बिकॉज यहाँ पे चार्ज कैंसिल नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ। यहाँ पे चार्ज का कैंसिलेशन होगा, तो कॉमन पोटेंशियल C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब ये C1 V1 माइनस C2 V2 होगा, या C2 V2 माइनस C1 V1 होगा। ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, बड़े वाले में छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट, अपॉन ये कॉमन पोटेंशियल आएगा। जब आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, तो किसी भी केस में जो बाद में चार्ज होगा, तीनों केसेस के लिए सेम फॉर्मूला, Q and S will be equal to C1 into V common, Q2 dash will be equal to, बाद में जो Q2 dash होगा that will be C2 into V common, राइट। तो बाद में सबका पोटेंशियल, बाद में सबका चार्ज पता लग जाएगा। एनर्जी के लॉस के लिए है कि पहले जो एनर्जी है U1, इस केस में हाफ C1 V1 स्क्वायर, इस केस में U2 इक्वल्स टू, इस केस में U1 इक्वल्स टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और वही यहाँ पे भी होगा, है ना। दोनों इसमें और इसमें एनर्जी सेम पहले। अब यहाँ पे क्या होगा, बाद में U2 इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर, यहाँ पे भी U2 इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर, V कॉमन की वैल्यू डालोगे। किसी भी केस में जो लॉस ऑफ एनर्जी है जो हीट के फॉर्म में आएगी, डेल्टा H, that will be U1 minus U2 will be the energy that will come in the form of heat। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्लियर। मतलब या तो बोर्ड एग्जाम्स का डोमेन काफी लिमिटेड है, सीरीज पैरेलल वाले वो कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या चार्ज कैलकुलेट करना होता है, बैटरी से सिस्टम कनेक्टेड है, और साथ में क्या हुआ कि आपके जो इस तरीके के क्वेश्चन हुए, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। और एक मैं आपको अभी यहीं पे एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर किसी सर्किट में बैटरी, RC ट्रांजिएंट सर्किट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। जो RC ट्रांजिएंट सर्किट है उसका नहीं होगा। जब R और C दोनों होंगे तो स्टेडी स्टेट वाला होगा सिस्टम, क्या होगा,
स्टेडी स्टेट वाला हो। फिर ऐसे बोला गया कि ये कैप्चर C1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। अब बोल C के क्रॉस चार्ज क्या होगा और वोल्टेज क्या होगा। कॉन्सेप्ट जो इसमें ऐसा है कि कैप्चर वाली ब्रांच, जहां पे भी कैप्चर होगा उस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। तो इट्स वेरी सिंपल सर्किट। करंट यहां से आएगा, यहां पे जाएगा, ऐसे आएगा। तो करंट आई आ रहेगा V/R1 प्लस R। ये करंट आ गया V/R1 प्लस R। तो R2 के क्रॉस वोल्टेज आएगा VR2 will be I into R2, that is V/R1 plus R2 into what? R। R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, जिस पूरी ब्रांच के क्रॉस है वही ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस होगा। बट क्योंकि R1 के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा? C के क्रॉस। सो दैट मीन्स कि VC is equal to V/R1 plus R2 into what? R। जब आपको कैप्चर के क्रॉस वोल्टेज आ गया, तो फिर आप कैप्चर के क्रॉस चार्ज भी कैलकुलेट कर लोगे। जो कैप्चर के क्रॉस चार्ज होगा, that will be Q equals to C into V। Is that clear? C into voltage across the capacitor। या रहेगा। इसके अलावा बच्चों एक दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में और 2 मार्क्स में ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे बोला गया कैप्चर और बैटरी VC। तो बोला कि चार्जिंग ड्यूरिंग कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। वन ऑफ द मोस्ट सिंपल केसेस, मैंने इसे आपको जेई के लिए, नीट के लिए सब कुछ कराया है डिटेल में। फिर उसके बाद ऑफ द मोस्ट सिंपल केसेस है, जब आपने चार्जिंग की तो कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी। सो यू नो कैप्चर के क्रॉस पाथ में एनर्जी हाफ CV स्क्वायर है। बैटरी से चार्ज कितना फ्लो करा? CV। तो जो बैटरी से चार्ज कितना फ्लो करा, आप बैटरी से फ्लो चार्ज को कितना मानते हो? जो चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाएगा, है ना। तो यहां से बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज CV यहाँ आया, उतना ही नेगेटिव चार्ज CV यहाँ लगा होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज CV यहाँ वापस आ गया। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जितना चार्ज फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी। और अगर वो चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव बाहर आता है या निगेटिव से निगेटिव बाहर आता है, तो हम बोलते हैं नेचुरल फ्लो ऑफ चार्ज। इस केस में बैटरी एनर्जी देती है। चलिए, ये दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज का बाहर आना, या उसी को बोलते हैं निगेटिव से निगेटिव का बाहर आना। जैसे मैं इसी फेनोमेनन को यहाँ बोलता, निगेटिव से CV चार्ज बाहर आया -CV, यहाँ +CV इंड्यूस हुआ, यहाँ -CV वापस आ गया। तो ये दो चीजों को, सेम चीजों के बोलने के दो अलग अलग तरीके हैं। ये इसका नेचुरल फ्लो हुआ। तो बैटरी से चार्ज का फ्लो हुआ CV नेचुरल डायरेक्शन में, वोल्टेज से बैटरी का V, तो बैटरी ने एनर्जी कितनी दी? CV into V, CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर एनर्जी कैप्चर के पास आ गई और हाफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट। तो इसी के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस, मतलब इससे वो होते हैं, जैसे बोला गया कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक होता, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स वाले रिजल्ट पता है कि डायरेक्ट्रिक होता तो कैसे होता कि जो बैटरी चार्ज देती, अब KCV चार्ज देती, तो बैटरी एनर्जी देती KCV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर कितनी होती? हाफ KC into V स्क्वायर। तो उस केस में भी क्या होता? बैटरी जितनी एनर्जी देती उसकी आधी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होना। दिस क्लियर? तो यू शुड नो व्हाट, बैटरी कब एनर्जी देगी, कब एनर्जी लेगी। जब अननेचुरल फ्लो ऑफ चार्ज होगा, तो जितना चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो करेगा इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी, दैट बी द एनर्जी टेकन बाय द बैटरी। और जब नेचुरल फ्लो होगा, तो दैट बी द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। कैप्चर के पास कितनी एनर्जी होगी, वो आपको कैप्चर के फॉर्मूले से निकालो। तो कुछ एनर्जी दी गई, कुछ कैप्चर के पास आई, रिमेनिंग हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर कैप्चर एनर्जी वापस से देता बैटरी को, तो बैटरी को कितनी एनर्जी मिली, कैप्चर की कितनी कम हुई। ठीक, अगर कैप्चर की ज्यादा कम हो गई और बैटरी को कम मिली, तो डिफरेंस हीट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, नाउ सी। तो बोर्ड एग्जाम से हम लोग कभी वाले केसेस नहीं पूछेंगे कि इसके कैप्चर के अंदर डायरेक्ट्रिक है, फिर उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स वगैरह क्या होगा, वो केसेस बोर्ड्स में नहीं है। ठीक है, नाउ सी। अब आप इलेक्ट्रिक करंट में देखोगे, अगेन सीरीज पैरेलल में वोल्टेज का निकालना,
करंट का निकालना सर्किट में, जो कि मतलब ऐसा नहीं कि उसमें टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट बोर्ड्स के लिए नहीं बनते, बोर्ड्स के लिए बहुत इजी क्वेश्चंस। किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन, किरचॉफ्स लॉ में केवल बस मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखोगे कि जैसे बोला गया आपसे कि ये E1 R1 R2 E2 R3 E3 R4, राइट। तो अब उनके आपसे उनके पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा सबसे पहले तो बच्चों ये है बोर्ड एग्जाम्स के लिए किरचॉफ्स लॉ में अप्लाई करने में आपसे कि आप ये कंफ्यूज नहीं होगी कि मैं किस बैटरी से करंट का बाहर लेना स्टार्ट करूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो, कुछ भी हो, तो भी आपकी जिस बैटरी से मर्जी हो आप उस बैटरी से करंट बाहर लेना स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये ध्यान रखो कि बड़ी वाली बैटरी जो सबसे बड़ी बैटरी हो उससे करंट बाहर लो तो अच्छा है। अगर दो तीन बैटरीज के ईएमएफ सेम है तो जो सबसे बड़ी बैटरीज हैं उनमें से किसी से भी करंट का बाहर लेना स्टार्ट करो। इसमें मैंने यहां से लिया आई, आई तब तक जाएगा जब तक कि कोई ब्रांच नहीं आएगी। इसके बाद फिर I1 I माइनस आई। बच्चों जब मैंने यहाँ I1 लिया तो मैंने ये नहीं देखा था कि इस बैटरी का इस ओर पॉजिटिव या नेगेटिव है, और आपको भी ऐसे ही करना। डोंट वरी अबाउट योर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, बस आपने I1 का डिसीजन आपने यहां से लिया, ना कि इस वाले से डिसाइड किया। I1 यहाँ I माइनस I1, जो करंट बैटरी के टर्मिनल के अंदर जाएगा, नेगेटिव में अंदर जाए चाहे पॉजिटिव में अंदर जाए, जो करंट अंदर जाएगा वही दूसरे टर्मिनल से बाहर। I1 यहाँ पे I माइनस I1 अंदर गया तो I माइनस I1 बाहर आया, और यहाँ पे I माइनस I1 प्लस I1 मिलकर के I हो गया। जितना करंट बाहर गया था उतना ही करंट क्या हुआ, अंदर चल। अब जब आप किरचॉफ्स लूप का, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है, किरचॉफ सेकंड लूप जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से डिराइव्ड है। और लूप लॉ में आपको करना कि जैसे आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले ली, तो आपको बस ये देखना कि इस लूप में जो भी सेल है वो सेल अगर अकेला होता तो करंट किस ओर देता। इससे मतलब नहीं कि हमने किस ओर मार्क किया, हमने जो मार्क किया वो तो एक एजम्पशन है। ये सेल करंट किस ओर देता, एंटी क्लॉकवाइज ही देता, पॉजिटिव ये में ये सेल करंट एंटी क्लॉकवाइज देता, आपने एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव E2 इक्वल्स। आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, जिस ओर पॉजिटिव लिया है एंटी क्लॉकवाइज उसी ओर चल के यहाँ पे वापस आओ उस लूप में। और जब आप लूप में चलोगे तो जब आप एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो देयर आर टू डायरेक्शंस, वन एक आपके चलने का डायरेक्शन, आपके चलने का तो फिक्स हो गया एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। दूसरा डायरेक्शन, जब एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो आपको देखना है उस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर करंट का डायरेक्शन आपके मूवमेंट के डायरेक्शन से मैच करता है तो उसका वोल्टेज इक्वेशन के दूसरी साइड में आएगा और पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव। सो दिस इज IR1 IR2 प्लस I1R3 प्लस IR1। अब इस वाले लूप में मैंने ये ले लिया पॉजिटिव, फिर से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये कोई लॉ नहीं है कि एक में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आप कुछ भी ले लेते, यहाँ पे क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही। इसका ईएमएफ पॉजिटिव E3, ये करंट इस रूप में अगर देता अकेला होता तो एक क्लॉकवाइज देता तो माइनस E इक्वल्स। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज ही चलूंगा क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लिया। सो दिस बिकम्स I माइनस I1 into R4, यहाँ पे ऐसे आओगे, सो दिस विल बी माइनस ऑफ I1 into R3। दोनों इक्वेशंस में अननोन्स दो हैं I और I1। आप I और I1 सॉल्व कर लोगे। अगर कोई भी करंट I1 या I माइनस I1 सॉल्व करने से नेगेटिव आता है तो उसका डायरेक्शन जो आपने एज्यूम किया है उसके ऑपोजिट। और जब आपको ऐसे किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जैसे A और B, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर पहुंचोगे किसी भी पाथ के थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू या इसके थ्रू।
जनरली अगर इजीएस्ट पाथ सेलेक्ट करो जिसमें सबसे कम इंस्ट्रूमेंट हो तो सबसे इजी है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सबसे सेम है। तरीका क्या है, बी ए, यहां से स्टार्ट किया, रास्ते में मैं ए से बी की ओर जा रहा हूं, सेल आ गया, जहां पहुंचना है उस ओर सेल का पॉजिटिव है, तो आ गया प्लस E3, जहां पहुंचना है उस ओर सेल का पॉजिटिव तो प्लस E3। आगे बढ़े, करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो पोटेंशियल का फॉल होगा -I इंटू R4। अब यहां तक कोई और डिवाइस नहीं है, दैट इज VB। आपको I और I1 की वैल्यू क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, इससे VA माइनस VB आ जाएगा, राइट, दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर आप देखो बच्चे, इसमें क्वेश्चंस होंगे बैलेंस बीट्स ऑन बिट्स के क्वेश्चंस होंगे, और साथ में वोल्ट मीटर का एमीटर में कन्वर्ट, उसका गैलोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होंगे, गैलोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होंगे, फिर गैलोमीटर का वोल्ट मीटर में एमीटर में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस, और साथ में पोटेंशियोमीटर सिलेबस से हट चुका है, बट मैंने सैंपल पेपर्स में देखे हैं कॉन्सेप्ट पोटेंशियोमीटर का है, हाँ इट इज नॉट पोटेंशियोमीटर। आप ध्यान दोगे, जैसे बोला गया 5 volts, this is 4 ohms, there's 2 ohms, there's R, this is 2 ohms। बोलोगे R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर what should be the value of R so that I1 is 0, so that one second, इसे मैं ले रहा हूं 6 ohms। What should be the value of R so that I is 0, I के लिए 0। तो देखो पोटेंशियोमीटर जैसा कॉन्सेप्ट कैसे है, ये मान लो सोर्स सेल है, तो सोर्स सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और ये वोल्टेज 5 वोल्ट्स, इसके क्रॉस 5 वोल्ट्स आ जाएगा। अगर इसके क्रॉस 5 वोल्ट्स आ जाएगा तो इसका करंट क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर हाई पोटेंशियल इस ओर लो पोटेंशियल, तो वो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और इसके क्रॉस 5 वोल्ट्स होगा तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा, और इसमें करंट, इस वाले में करंट क्या होगा, नहीं आएगा, इससे कोई करंट नहीं आएगा, ये 5 और 5 बैलेंस होगा, और इसमें करंट क्या होगा, नहीं आएगा। तो आपको इसके क्रॉस U1 की 5 वोल्ट्स आ रहे है ना। अब करंट यहां तो 0 हो गया, करंट यहां से आएगा, तो इसमें जो इस रूप में हुआ करंट आ गया आपका 6/R+2, 6/R+2, I into 2, I into R should be what, U1 5 volts। इससे आप R की वैल्यू कैलकुलेट करो। बच्चे कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये किरचॉफ्स लॉ से भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि किरचॉफ्स लॉ से नहीं हो सकता है, ये किरचॉफ्स लॉ से भी हो सकता था। मतलब इस वाले में करंट 0 लेकर के आप सॉल्व करते R को तो भी आ जाता, जैसे आपका करंट I अननोन होता, यहाँ पे उन्होंने I की वैल्यू 0 कर दी, एक I नोन है, तो यहाँ पे R अननोन है। आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो या नहीं बच्चों, बोलो, Yes, sir. दिस इज क्लियर। बट क्योंकि मैंने आज सेशन केवल 1 आवर का ही बोला था, तो अब मैं सेशन अभी एंड करूंगा, और आपके रिस्पॉन्सेस को अभी मैं देखूंगा, तो हो सकता है कि अगर मतलब व्हाट्सएप पे हम लोग टच में रहेंगे, यू ऑल्सो काइंडली कीप सेंडिंग मी वेयर आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम्स। सर हाँ हाँ बोलो। सर मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डाउट है। हाँ तो अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, हो सकता है कि आज इवनिंग में फिर से एक सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा, तो मैं ओके आपको उसमें
वो सब मतलब जो आप मुझे बताते रहोगे, और जी बेटर मैं तो अगर व्हाट्सएप पे उसमें लिख दिया करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं कई बार चीजें भूल जाता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके।